तो हम बात कर रहे थे ऑथर की कि उसने सारा कुछ जब रियलाइज़ किया फिर उसको सेल्फ रियलाइज़ेशन हुई फिर उसको जो यानी हमारे पास उसके 2 जो चेहरे थे वो हमारे सामने आते हैं बल्कि लोगों के सामने आते हैं नॉवल के अंदर कि वो एक तरफ लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था या उनके साथ अपनी रेपुटेशन मेंटेन रख रहा था और दूसरी तरफ ये उसका बिट्रेयल था, ठीक है। ही हैज बिट्रेड द प्रिंसिपल ऑफ हिज सोशल स्टेटस। अपने सोशल स्टेटस के जो प्रिंसिपल थे उसको बिट्रे किया था, यानी कि एक लड़की के साथ अफेयर करना, उसके साथ फ्लर्ट करना और उसको फिर वो उसके जो है वो एक इस हद तक के लाइक वो मजबूर हो गई वहां से भागने पे। तो ये जो है उसके स्टेटस के खिलाफ था, वो उनके जो कुछ लॉज होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अगेंस्ट था ये। Because flirting with Hattie was a very different affair from flirting with a pretty girl of his own status. स्टेटस होगा यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है। तो अपने स्टेटस की किसी लड़की से फ्लर्ट करना वो एक अलग है, यानी कि जो अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं ना वो आपस में किसी के साथ कोई अफेयर चलता है या कोर्टशिप चल रही होती है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, उनके लिए ये नॉर्मल बात होती है। लेकिन लो स्टेटस की किसी लड़के के साथ इस तरह से फ्लर्ट करना, अफेयर चलाना ये उनके लॉ के अगेंस्ट है। That would have been an amusement on both sides, or if their relation would become serious. There was no obstacle to their marriage. यानी कि अगर वो सीरियसनेस यहाँ पे थोड़ा सा शो करता अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता तो इसमें कोई उनकी जो मैरिज अगर उन दोनों शादी करना चाहते तो इसमें कोई शायद ही हर्डल आती, कोई ऑब्स्टेकल होते हैं किसी हर्डल को कहते हैं। But Arthur knows very well that a gentleman like him cannot marry his tenant's niece. यानी उसकी मैरिज में कोई हर्डल्स नहीं आनी थी, लेकिन उसको पता था कि वो अपने किसी किराएदार की बेटी से शादी नहीं कर सकता। Yet the flirts with her फिर उसने लेकिन उसने फ्लर्ट किया। His seduction of Hattie is therefore socially and morally unacceptable and it destroys both Hattie's dream of becoming a fine lady by marrying him and his own desire to become a गुड स्क्वायर। वो एक गुड स्क्वायर बनना चाहता था, एक अच्छा लैंडलॉर्ड जिसकी वजह से वो अपनी रेपुटेशन मेंटेन कर रहा था और दूसरी तरफ जो उसकी डिजायर थी हैटी की कि वो एक उसका ड्रीम था कि वो एक अमीर इंसान की बीवी बने, उससे शादी करे, ठीक है। दिस डिस्कवरी ऑफ देयर लव अफेयर, अब उनका जो लव अफेयर था उसकी रिलेशनशिप की वैल्यूज देखें कौन सी, उसकी वैल्यूज और थी, इसकी वैल्यूज और थी, ठीक है। इसी वजह से उनका जो रिलेशनशिप था ये सक्सेसफुल नहीं रहा। जब उनको ये डिस्कवर हुआ उनके लव अफेयर का सबको पता चला, देयरफॉर लीव्स देम डिफेंसलेस। द डिस्कवरी ऑफ देयर लव अफेयर, ओके, जो उनके डिस्कवरी हुई उनको डिफेंसलेस छोड़ दिया गया, यानी कि वो उनको डिफेंस करने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं था। वो उनके नज़दीक ये ऑलरेडी उन्हें ये लॉ था कि मतलब उनको लॉ नहीं था कि किसी तरह से मतलब लो स्टेटस के अंदर जो उनके टेनेंट्स जितने भी थे उनमें ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे कि कोई लड़की किसी से अफेयर चलाए। तो उन्होंने जब ये डिस्कवर किया इनका लव अफेयर तो फिर उन्होंने इसको डिफेंसलेस करार दे दिया, यानी कि उसको वो इस हक में नहीं थे, इनको मान ही नहीं सकते थे। Arthur has to face his tenants whom he liked. उन टेनेंट्स को उसको चाहे वो फेस करना पड़ा जिनको वो पसंद करता था। एंड हैटी इज कंपेल्ड टू लीव हिज विलेज बाय द वेरी स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। कंपेल्ड किसी को फोर्स करना, ठीक है। टू लीव हिज विलेज उसको फोर्स किया गया कि वो गांव छोड़ दे बाय द वेरी स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड मोरालिटी विच प्रिवेल इन द सोसाइटी। सोसाइटी के कहने के स्टैंडर्ड को या उनके जो पीस को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने मोरालिटी को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने इसको फोर्स किया कि वो विलेज छोड़ दे, ठीक है। It disturbs the settled life of the whole village by violating the bonds of family and friendship। और इन वजह से इन ये जो बॉन्ड चल रहा था एक फैमिली और फ्रेंडशिप का, इस वजह से पूरा जो विलेज है वो उसमें ये वॉलेशन फैल गई थी। After some period, when Arthur returns home from Ireland to assume the state after his grandfather's death, he is shocked to learn from a letter of Rachel Irvine that Hattie is on a trial for child murder, and that the damage done to her by him is known to everyone। और इसको ये जो सारा फैक्ट है उसको बाद में पता चला वापस आने के बाद कि रेक्टर इरवाइन ने उसको बताया कि हैटी पे चाइल्ड मर्डर का इल्ज़ाम है, उस पर ट्रायल चल रहा है और
जो जो भी नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, वो सबको पता चल चुका है। जो भी इनका अफेयर था, इनके जो उसको बर्थ हुई, इसकी बेबी बर्थ हुई, वो भी उसको सबको पता है। But now Arthur acts swiftly and reestablishes his friendship with Adam by explaining to him that he never intended to do any damage to Hattie. अब वो आर्थर को अपने इत्मीनान में लेने की कोशिश करता है, उसको ये बताने की कोशिश करता है अपने फ्रेंडशिप बॉन्ड के थ्रू के एक्सप्लेन करता है कि मेरी ऐसे कोई वो इसको कोई हैटी के लिए ऐसी कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया, बट ही फॉल्स अ प्रे टू द फोर्स ऑफ टेम्पटेशन। प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। शिकार, हंटर, ठीक है। यानी कि आपने आप किसी को एतमाद में लेके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे हक में बोले और हमने जो किया है उस पर पर्दा डाल दिया जाए किसी तरह से। तो ये चीज़ उसने जो है एडम को अपने एतमाद में लेके फ्रेंडशिप बॉन्ड शो करके फ्रेंकली उसको ऐसा करने की कोशिश की थी, बट ही फॉल्स अ प्रे थ्रू द फोर्स ऑफ टेम्पटेशन। टेम्पटेशन यानी कि अपने जो वो चाह रहा था, डिज़ायर को कहते हैं ना, वो चाह रहा था कि वो किसी तरह से अपने आप को इस सिचुएशन से निकाले। He finally decides to exile himself so that Adam and the Poissers may stay in the Hayslop. उसने ये सोचा कि मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ ताकि ये लोग यहाँ से यहाँ पे स्टे कर सकें। Thus, author is not a scheming villain. वो एक स्कीमिंग विलेन है कि जो स्कीम चला के और अपना जो है वो यानी एक स्कीम के थ्रू चलते हैं, बट अ वेल मीनिंग थॉटलेस यंग मैन। वेल मीनिंग जो बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं। तो ये आर्थिक के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा था। जब आप समरी पढ़ेंगे और जैसा अभी आपने इसी कैरेक्टर में पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा मीन था, यानी एक तरफ हेटी के साथ अफेयर और दूसरी तरफ उसने लोगों के साथ जो अपना उनके सामने अपनी रेपुटेशन मेंटेन रखने के लिए जो भी कुछ किया। फिर एट द एंड जब उसको ये सारा कुछ पता चला तो इस सारे से उसको निकालने के लिए उसने फ्रैंकली एक एडम के साथ जो है वो उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उस वजह से इसको वेल मीनिंग और थॉटलेस यंग मैन कहा गया है। हेनरी जेम्स फाइंड्स ऑथर्स कैरेक्टर। हेनरी जेम्स एक नॉवलिस्ट है और क्रिटिक भी था, ठीक है। हेनरी जेम्स को आप पढ़ेंगे पार्ट 2 में मॉडर्न नॉवल के अंदर। कैरेक्टर रेदर वियर्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी एंगेजिंग, ही सेज। उसने अब एक सेकंड, इस हेनरी जेम्स का क्या कहना था? आई वुड रादर हैव हिम इधर बेटर और वर्स। वो कहता है कि अगर मैं इस तरह का कैरेक्टर डेवलप करूँ ना तो मैं इसको या तो अच्छा बनाऊंगा या फिर बहुत ही बुरा बनाऊंगा। आई वुड रादर हैव हैड अ लिटिल मोर प्रीमिडिटेशन। प्रीमिडिटेशन किसको कहेंगे? आप में से किसी को कोई आइडिया हो? मैं गूगल करती हूँ। प्रीमिडिटेशन का मतलब प्रीमिडिटेशन का मतलब होता है किसी प्लानिंग के थ्रू कुछ करना, ठीक है। प्लानिंग को कहते हैं। I would rather have had a little more premeditation, यानी कि अगर मैं इस तरह का कोई कैरेक्टर डेवलप करता तो मैं या तो कुछ अच्छा बनाता या तो बुरा बनाता, या फिर मैं एक प्लानिंग मैं इसको ऐसा बनाता कोई प्लानिंग के साथ चलता बिफोर हिज फॉल्ट। प्लानिंग के साथ के पहले को से कोई प्लान किया हुआ जो होता है। हाँ, बिफोर हिज फॉल्ट यानी कि इस तरह के फॉल्ट से पहले वो अपने एक प्लानिंग के साथ चले कि उसका वो कह रहे थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाला हिसाब। और मेडिएट होता है ना कि किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सोचना, ये वो प्री मेडिएट हो जाएगा ना, इसमें प्री हाँ साथ जी, लग गया कि हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह ठीक से। है ठीक है ठीक है, समझ आ गई। और लिटिल मोर रिपेंटेंस, आप रिग्रेट फील करते हैं जब आपने किए पे पछतावा। पछतावा, पछतावा। ठीक है। तो वो कहते हैं कि फिर मैं एक प्लानिंग ऐड करता, है ना हरी 10 एक प्लानिंग के थ्रू ये करता, एक प्लानिंग ऐड करता इस कैरेक्टर के अंदर, और फिर वो जो कैरेक्टर है वो अपने किए पे रिपेंट फील करता। दैट इज वाइल रिपेंटेंस कुड स्टिल बी ऑफ यूज। और तब उसका जो रिग्रेट है और जो पछतावा है तब उसका उसके कुछ फायदा भी होता। लेकिन यहाँ पे वो ये एक्चुअली हेनरी जेम्स कहना ये चाह रहा है कि एंड में जो उसका रिपेंटेंस है, जो उसका रिग्रेट है ऑथर का एट द एंड ऑफ नॉवल, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि हैटी वो जिसने सफर किया और वो उसकी डेथ हो गई।
तो ऑर्थो को ना तो उसको वो ना उतना उसने सफर किया और ना ही अगर उसने रिपेंट किया है तो उससे उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरे क्रिटिक्स हैं या अगर हम एज अ रीडर देखते हैं इस नॉवल को तो इसके अंदर एक रियलिटी आपको नजर आती है कि रियल में ऐसा वाकई होता है कि वुमेन को समटाइम सफर करना पड़ता है, इस तरह के डिसीजन स्टेप लेने लिए जाते हैं। एक हाई स्टेटस का लड़का और लो स्टेटस की लड़की इस तरह से कोर्टशिप होती है जब ऐसा भी होता है। तो वो रियलिटी ऐड करने की वजह से रियलिस्टिक करेक्टर्स की वजह से इलियट की स्टोरी के अंदर हमें ये सीन नजर आता है। ये हेनरी जेम्स की लाइंस है, ये नॉवल के अंदर का टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि मैं इस तरह से डेवलप करता हूँ, तुमने इस तरह से किया, मैं इस तरह से करता। लेकिन वो उसकी अपनी राय थी, उसने अपने लिहाज से ये कमेंट किया है। अदरवाइज अगर आप इसको चाहें तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि मतलब इसने आप आर्ग्यू कर सकते हैं इससे, ठीक है। बट देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ऑथर fully exhibits Eliot's vision of morality and undergoes a process of reformation wrought by suffering। और फिर सफरिंग के बाद वो भी उसकी भी ये सफरिंग थी कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। लोगों को पता चल गया कि एक्चुअली है क्या, उसने क्या किया है, उसकी गलती उसका गुनाह उसके सामने आ गया, लोगों के सामने आ गया। तो उसकी वजह से फिर उसको भी काफी हद तक सफर करना पड़ा और फिर एक प्रोसेस चला जिसके थ्रू उसको उसकी पर्सनालिटी रिफॉर्म हुई रॉबर्ट के अंदर। He had never intended him to be a depraved villain। Depraved, ये रिपीट हुआ है वर्ड। महरूम, हाँ, महरूम, महरूम होना, महरूम हो जाना किसी चीज से। डिप्रेव, डिप्राइव होता है ना वो, तो ये सेकंड फॉर्म तो नहीं है। हाँ जी, नहीं नहीं, डिप्राइव, सेकंड अलग वर्ड है, इसका मतलब है करप्ट जो होते हैं, मॉरली करप्ट। अच्छा, मॉरली करप्ट। हाँ, इलियट नेवर इंटेंडेड हिम टू बी अ रिप्रेड विलन, उसको मॉरली करप्ट नहीं बनाना चाहती थी। यानी कि उसने जितने भी कैरेक्टर्स ऐड किए हैं ना उनको टोटली विलन नहीं बनाया है। अगर ऑथर में उसने ऐसे इसको एक विलन के तौर पे हम देखते हैं तो एट द एंड उसके जो सफरिंग के थ्रू उसकी जो रिफॉर्मेशन है वो भी उसने दिखाई है नॉवल के अंदर, तो हम उसको विलन भी नहीं कह सकते हैं। She was she just wanted to show the evil consequences of temptation and author performs his role well। वो ये दिखाना चाहती थी कि इंसान अपने जब ख्वाहिशों के पीछे भागता है तो क्या होता है, ठीक है। इवल कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि इवल इस तरह के जो बुरे कॉन्सिक्वेंसेज क्या है जब आप अपनी डिजायर अपने ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं, भागते हैं, तो आपके किस तरह के इवल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, किस तरह की ट्रेजेडीज हो सकती है आपके साथ। तो ये जो है इससे रोल ऑर्थर को दिया और उसने ये उसके थ्रू ये हमें दिखाया और उसने वो जो है उसकी परफॉर्मेंस हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं नॉवल के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्थर डॉरेंटन। मेरे पॉइंट्स नंबर जो होते हैं ये हर एक पैराग्राफ के यहाँ से पॉइंट्स लिखे होते हैं कि हर पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है एक्चुअली। रीडीमिंग क्वालिटीज ऑफ ऑथर, एक नीचे आ रहा है रीडीम करना कि आप जब रिपेंट करते हैं ना आपकी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स और गलतियों की वजह से, गुनाहों की वजह से, तो जो आपकी रिफॉर्मेशन होती है ना, रिडीमिंग आप करते हैं, आपकी जो क्वालिटीज आपकी अच्छी क्वालिटीज आपकी डेवलप होती है, पॉजिटिविटी आती है उसमें, ये रिडीमिंग उसको कहते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ इसमें है। ओके, ये दोनों करेक्टर्स का था। ऊपर आपने स्टेटमेंट्स लाजमी देखनी करनी है जब भी कोई क्वेश्चन पढ़े आप लोग, ठीक है। तो इतना ही था आज का लेक्चर, 4:13 हो गया। अच्छा माहम, जी मैम। ये जो बैठे हैं ना आप गूंगे होके सारे, मैं सोच रही थी मैम ये गूंगे ही हैं, ये गूंगे ही रहते हैं। इनकी अटेंडेंस लूं और फिर इनको जो है ना वो इनकी अटेंडेंस तभी लूं जब ये आगे से जो है ना वो रिस्पॉन्स करे, क्योंकि ये मजाक थोड़ी है कि मतलब आप अनम्यूट करके बैठ जाएं और रिस्पॉन्स ना करें। पता नहीं वेरी गुड आइडिया मैम। लेक्चर अटेंड कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे, पता नहीं चलता। मैम आपने कुछ कहा? मैम कल नहीं है।
मैम आपने कुछ कहा है? मैम उनको बताएं आपने कुछ कहा है। अच्छा, क्या पढ़ा आज हमने? शादीना, रिमशा, अक्सा, हमने क्या जी पढ़ा? मैम। आयशा, जी मैम। क्या मैम पढ़ा? हमने 2 पढ़े हैं आज। जी। जी मैम 2 टॉपिक्स किए। अच्छा, ऑर्थो डोनेशन का हमने क्या पढ़ा है? मैम इधर सिग्नल का मसला आ रहा है। कोई बात नहीं, आप बोले। तो हम बात कर रहे थे ऑर्थर की, कि उसने सारा कुछ जब रियलाइज किया, फिर उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुई, फिर उसको जो यानी हमारे पास उसके दो जो चेहरे थे वो हमारे सामने आते हैं, बल्कि लोगों के सामने आते हैं नॉवल के अंदर, कि वो एक तरफ लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था या उनके साथ अपनी रेपुटेशन मेंटेन रख रहा था, और दूसरी तरफ ये उसका बिट्रेयल था, ठीक है। ही हैज बिट्रेड द प्रिंसिपल ऑफ हिज सोशल स्टेटस। अपने सोशल स्टेटस के जो प्रिंसिपल थे उसको बिट्रे किया था, यानी कि एक लड़की के साथ अफेयर करना, उसके साथ फ्लर्ट करना, और उसको फिर वो उसके जो है वो एक इस हद तक के लाइक वो मजबूर हो गई वहां से भागने पे। तो ये जो है उसके स्टेटस के खिलाफ था, वो उनके जो कुछ लॉज होते प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अगेंस्ट था ये। Because flirting with Hattie was a very different affair from flirting with a pretty girl of his own status. स्टेटस होगा, यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है। तो अपने स्टेटस की किसी लड़की से फ्लर्ट करना वो एक अलग है, यानी कि जो अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं ना, वो आपस में किसी के साथ कोई अफेयर चलता है या कोर्टशिप चल रही होती है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, उनके लिए ये नॉर्मल बात होती है। लेकिन लो स्टेटस की किसी लड़के के साथ इस तरह से फ्लर्ट करना, अफेयर चलाना, ये उनके लॉ के अगेंस्ट है। That would have been an amusement on both sides, or if their relation would become serious. There was no obstacle to their marriage. यानी कि अगर वो सीरियसनेस यहाँ पे थोड़ा सा शो करता, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता, तो इसमें कोई उनकी जो मैरिज, अगर उन दोनों शादी करना चाहते तो इसमें कोई शायद ही हर्डल आती, कोई ऑब्स्टेकल होते हैं, किसी हर्डल को कहते हैं। But Arthur knows very well that a gentleman like him cannot marry his tenant's niece. यानी उसकी मैरिज में कोई हर्डल्स नहीं आनी थी, लेकिन उसको पता था कि वो अपने किसी किराएदार की बेटी से शादी नहीं कर सकता। Yet the flirts with her, लेकिन उसने फ्लर्ट किया। His seduction of Hattie is therefore socially and morally unacceptable, and it destroys both Hattie's dream of becoming a fine lady by marrying him and his own desire to become a गुड स्क्वायर। वो एक गुड स्क्वायर बनना चाहता था, एक अच्छा लैंडलॉर्ड, जिसकी वजह से वो अपनी रेपुटेशन मेंटेन कर रहा था, और दूसरी तरफ जो उसकी डिजायर थी हैटी की, कि वो एक उसका ड्रीम था कि वो एक अमीर इंसान की बीवी बने, उससे शादी करे, ठीक है। दिस डिस्कवरी ऑफ देयर लव अफेयर, अब उनका जो लव अफेयर था उसकी रिलेशनशिप की वैल्यूज देखें कौन सी, उसकी वैल्यूज और थी, इसकी वैल्यूज और थी, ठीक है। इसी वजह से उनका जो रिलेशनशिप था ये सक्सेसफुल नहीं रहा। जब उनको ये डिस्कवर हुआ, उनके लव अफेयर का सबको पता चला, देयरफॉर लीव्स देम डिफेंसलेस। द डिस्कवरी ऑफ देयर लव अफेयर, ओके, जो उनके डिस्कवरी हुई उनको डिफेंसलेस छोड़ दिया गया, यानी कि वो उनको डिफेंस करने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं था। उनके नज़दीक ये ऑलरेडी उन्हें ये लॉ था कि मतलब उनको लॉ नहीं था कि किसी तरह से मतलब लो स्टेटस के अंदर जो उनके टेनेंट्स जितने भी थे उनमें ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे कि कोई लड़की किसी से अफेयर चलाए। तो उन्होंने जब ये डिस्कवर किया इनका लव अफेयर, तो फिर उन्होंने इसको डिफेंसलेस करार दे दिया, यानी कि उसको वो इस हक में नहीं थे, इनको मान ही नहीं सकते थे। Arthur has to face his tenants whom he liked. उन टेनेंट्स को उसको चाहे वो फेस करना पड़ा जिनको वो पसंद करता था, एंड हैटी इज कंपेल्ड टू लीव हिज विलेज बाय द वेरी स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। कंपेल्ड किसी को फोर्स करना, ठीक है, टू लीव हिज विलेज, उसको फोर्स किया गया कि वो गांव छोड़ दे, बाय द वेरी स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड मोरालिटी विच प्रिवेल इन सोसाइटी। सोसाइटी के कहने के स्टैंडर्ड को या उनके जो पीस को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने, मोरालिटी को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने इसको फोर्स किया कि वो विलेज छोड़ दे, ठीक है।
It disturbs the settled life of the whole village by violating the bonds of family and friendship. और इन वजह से इन ये जो बॉन्ड चल रहा था एक फैमिली और फ्रेंडशिप का, इस वजह से पूरा जो विलेज है वो उसमें ये वॉलेशन फैल गई थी. After some period, when Arthur returns home from Ireland to assume the state after his grandfather's death, he is shocked to learn from a letter of Irvine that Hattie is on a trial for child murder, and that the damage done to her by him is known to everyone. और इसको ये जो सारा फैक्ट है उसको बाद में पता चला वापस आने के बाद कि रेक्टर इरवाइन ने उसको बताया कि हैटी पे चाइल्ड मर्डर का इल्ज़ाम है, उस पर ट्रायल चल रहा है और जो जो भी नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, वो सबको पता चल चुका है. जो भी इनका अफेयर था, इनके जो उसको बर्थ हुई, इसकी बेबी बर्थ हुई, वो भी उसको सबको पता है. But now Arthur acts swiftly and reestablishes his friendship with Adam by explaining to him that he never intended to do any damage to Hattie. अब वो आर्थर को अपने इत्मीनान में लेने की कोशिश करता है, उसको ये बताने की कोशिश करता है अपने फ्रेंडशिप बॉन्ड के थ्रू के एक्सप्लेन करता है कि मेरी ऐसी कोई वो इसको कोई हैटी के लिए ऐसी कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया. बट ही फॉल्स अ प्रे टू द फोर्स ऑफ टेम्पटेशन. प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार. शिकार, हंटर. ठीक है, यानी कि आप किसी को एतमाद में लेके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे हक में बोले और हमने जो किया है उस पर पर्दा डाल दिया जाए किसी तरह से. तो ये चीज़ उसने जो है एडम को अपने एतमाद में लेके फ्रेंडशिप बॉन्ड शो करके फ्रैंकली उसको ऐसा करने की कोशिश की थी. बट ही फॉल्स अ प्रे टू द फोर्स ऑफ टेम्पटेशन. टेम्पटेशन यानी कि अपने जो चाह रहा था, डिज़ायर को कहते हैं ना, वो चाह रहा था कि वो किसी तरह से अपने आप को इस सिचुएशन से निकाले. He finally decides to exile himself so that Adam and the Poissers may stay in the Hayslop. उसने ये सोचा कि मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ ताकि ये लोग यहाँ पे स्टे कर सकें. Thus, Arthur is not a scheming villain. वो एक स्कीमिंग विलेन है कि जो स्कीम चला के और अपना जो है वो यानी एक स्कीम के थ्रू चलते हैं. बट अ वेल मीनिंग थॉटलेस यंग मैन. वेल मीनिंग जो बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं. तो ये आर्थिक के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा था. जब आप समरी पढ़ेंगे और जैसा अभी आपने इसी कैरेक्टर में पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा मीन था, यानी एक तरफ हैटी के साथ अफेयर और दूसरी तरफ इसने लोगों के साथ जो अपना उनके सामने अपनी रेपुटेशन मेंटेन रखने के लिए जो भी कुछ किया. फिर एट द एंड जब उसको ये सारा कुछ पता चला तो इस सारे से उसको निकालने के लिए उसने फ्रैंकली एक एडम के साथ जो है वो उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की. उस वजह से इसको वेल मीनिंग और थॉटलेस यंग मैन कहा गया है. हेनरी जेम्स फाइंड्स ऑथर्स कैरेक्टर. हेनरी जेम्स एक नॉवलिस्ट है और क्रिटिक भी था. ठीक है, हेनरी जेम्स को आप पढ़ेंगे पार्ट 2 में मॉडर्न नॉवल के अंदर. कैरेक्टर रेदर वियर्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी एंगेजिंग. ही सेज उसने अब एक सेकंड इस हेनरी जेम्स का क्या कहना था? आई वुड रादर हैव हिम इधर बेटर और वर्स. वो कहता है कि अगर मैं इस तरह का कैरेक्टर डेवलप करूँ ना तो मैं इसको या तो अच्छा बनाऊंगा या फिर बहुत ही बुरा बनाऊंगा. आई वुड रादर हैव हैड अ लिटिल मोर प्रीमिडिटेशन. प्रीमिडिटेशन किसको कहेंगे? आप में से किसी को कोई आइडिया हो? मैं गूगल करती हूँ. प्रीमिडिटेशन का मतलब प्रीमिडिटेशन का मतलब होता है किसी प्लानिंग के थ्रू कुछ करना. ठीक है, प्लानिंग को कहते हैं. I would rather have had a little more premeditation. यानी कि अगर मैं इस तरह का कोई कैरेक्टर डेवलप करता तो मैं या तो अच्छा बनाता या तो बुरा बनाता, या फिर मैं एक प्लानिंग मैं इसको ऐसा बनाता कोई प्लानिंग के साथ चलता. बिफोर हिज फॉल्ट. प्लानिंग के साथ के पहले को से कोई प्लान किया हुआ जो होता है. हाँ, बिफोर हिज फॉल्ट यानी कि इस तरह के फॉल्ट से पहले वो अपने एक प्लानिंग के साथ चले कि उसका वो कह रहे थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाला हिसाब. और मेडिएट होता है ना कि किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सोचना
ये वो प्री मेडिएट हो जाएगा ना, इसमें प्री हाँ साथ जी, लग गया कि हाँ जी, इसी तरह ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गई। और लिटिल मोर रिपेंटेंस आप रिग्रेट फील करते हैं जब आपने किए पे पछतावा। पछतावा, पछतावा। ठीक है। तो वो कहते हैं कि फिर मैं एक प्लानिंग ऐड करता है ना हरी 10 एक प्लानिंग के थ्रू ये करता एक प्लानिंग ऐड करता इस कैरेक्टर के अंदर और फिर वो जो कैरेक्टर है वो अपने किए पे रिपेंट फील करता। दैट इज वाइल रिपेंटेंस कुड स्टिल बी ऑफ यूज और तब उसका जो रिग्रेट है और जो पछतावा है तब उसका उसके कुछ फायदा भी होता। लेकिन यहाँ पे वो ये एक्चुअली ये हेनरी जेम्स कहना ये चाह रहा है कि एंड में जो उसका रिपेंटेंस है जो उसका रिग्रेट है ऑथर का एट द एंड ऑफ नॉवल उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि हैटी वो जिसने सफर किया और वो उसकी डेथ हो गई। तो ऑथर को ना तो उसको वो ना उतना उसने सफर किया और ना ही अगर उसने रिपेंट किया है तो उससे उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन अ, जो दूसरे क्रिटिक्स हैं या अगर हम एज अ रीडर देखते हैं इस नॉवल को तो इसके अंदर एक रियलिटी आपको नजर आती है कि रियल में ऐसा वाकई होता है कि वुमेन को समटाइम सफर करना पड़ता है, इस तरह के डिसीजन स्टेप लेने लिए जाते हैं। एक हाई स्टेटस का लड़का और लो स्टेटस की लड़की इस तरह से कोर्टशिप होती है जब आपको ऐसा भी होता है तो वो रियलिटी ऐड करने की वजह से रियलिस्टिक करेक्टर्स की वजह से इलियट की स्टोरी के अंदर हमें ये सीन नजर आता है। ये हेनरी जेम्स की लाइंस है, ये नॉवल के अंदर का टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि मैं इस तरह से डेवलप करता हूँ, तुमने इस तरह से किया मैं इस तरह से करता। लेकिन वो उसकी अपनी राय थी, उसने अपने लिहाज से ये कमेंट किया है। अदरवाइज अगर आप इसको चाहें तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि मतलब इसने आप आर्ग्यू कर सकते हैं इससे, ठीक है। बट देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ऑथर fully exhibits Eliot's vision of morality and undergoes a process of reformation wrought by suffering। और फिर सफरिंग के बाद वो भी उसकी भी ये सफरिंग थी कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। लोगों को पता चल गया कि एक्चुअली है क्या, उसने क्या किया है, उसकी गलती उसका गुनाह उसके सामने आ गया, लोगों के सामने आ गया। तो उसकी वजह से फिर उसको भी काफी हद तक सफर करना पड़ा और फिर एक प्रोसेस चला जिसके थ्रू उसको उसकी पर्सनालिटी रिफॉर्म हुई रॉबर्ट के अंदर। He had never intended him to be a depraved villain। depraved ये रिपीट हुआ है वर्ड। महरूम। हाँ, महरूम। महरूम होना। महरूम हो जाना किसी चीज से। डिप्रेव डिप्राइव होता है ना वो, तो ये सेकंड फॉर्म तो नहीं है। हाँ जी, नहीं नहीं डिप्राइव। सेकंड अलग वर्ड है, इसका मतलब है करप्ट जो होते हैं, मॉरली करप्ट। अच्छा, मॉरली करप्ट। हाँ, इलियट नेवर इंटेंडेड हिम टू बी अ रिप्रेड विलन, उसको मॉरली करप्ट नहीं बनाना चाहती थी। यानी कि उसने जितने भी कैरेक्टर्स ऐड किए हैं ना उनको टोटली विलन नहीं बनाया है। अगर ऑथर में उसने ऐसे इसको एक विलन के तौर पे हम देखते हैं तो एट द एंड उसके जो सफरिंग्स के थ्रू उसकी जो रिफॉर्मेशन है वो भी उसने दिखाई है नॉवल के अंदर, तो हम उसको विलन भी नहीं कह सकते हैं। She was she just wanted to show the evil consequences of temptation and author performs his role well। वो ये दिखाना चाहती थी कि इंसान अपने जब ख्वाहिशों के पीछे भागता है तो क्या होता है, ठीक है। इवल कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि इवल इसका के जो बुरे कॉन्सिक्वेंसेज क्या है जब आप अपनी डिजायर अपने ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं भागते हैं तो आपके किस तरह के इवल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, किस तरह की ट्रेजेडीज हो सकती है आपके साथ। तो ये जो है इसने रोल ऑर्थर को दिया और उसने ये उसके थ्रू ये हमें दिखाया और उसने वो जो है उसकी परफॉर्मेंस हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं नॉवल के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्थर डॉरेटन। मेरे जो पॉइंट्स नंबर जो होते हैं ये हर एक पैराग्राफ पे यहाँ से पॉइंट्स लिखे होते हैं कि हर पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है एक्चुअली। रिडीमिंग क्वालिटीज ऑफ ऑर्थर एक नीचे आ रहा है, रिडीम करना कि आप जब रिपेंट करते हैं ना आपकी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स और गलतियों की वजह से गुनाहों की वजह से तो जो आपकी रिफॉर्मेशन होती है ना रिडीमिंग आप करते हैं, आपकी जो क्वालिटीज आपकी अच्छी क्वालिटीज आपकी डेवलप होती है, पॉजिटिविटी आती है उसमें, ये रिडीमिंग उसको कहते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ इसमें है। ओके, ये दोनों करेक्टर्स का था
ऊपर आपने स्टेटमेंट्स लाजमी लिखनी करनी है जब भी कोई क्वेश्चन पढ़े आप लोग, ठीक है। तो इतना ही था आज का लेक्चर, 4:13 हो गया। अच्छा माहम, जी मैम। ये जो बैठे हैं ना आप गूंगे होके सारे, मैं सोच रही थी मैम ये गूंगे ही हैं, ये गूंगे ही रहते हैं। इनकी अटेंडेंस लूं और फिर इनको जो है ना वो इनकी अटेंडेंस तभी लूं जब ये आगे से जो है ना वो रिस्पॉन्स करे, क्योंकि ये मजाक थोड़ी है कि मतलब आप अनम्यूट करके बैठ जाएं और रिस्पॉन्स ना करें। पता नहीं वेरी गुड आइडिया मैम। लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे, पता नहीं चलता। मैम आपने कुछ कहा? मैम कर रही है। मैम आपने कुछ कहा है? मैम उनको बताएं आपने कुछ कहा है। अच्छा क्या पढ़ा हमने? शाजीना, रिमशा, अक्सा, हमने क्या जी पढ़ा? मैम। आयशा जी मैम। मैम हमने 2 पढ़े हैं आज। जी। जी मैम 2 टॉपिक्स किए। अच्छा ऑर्थर डोनेशन का हमने क्या पढ़ा है? मैम इधर सिग्नल का मसला आ रहा है। कोई बात नहीं आप बोले